हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम चार थ्योरीज बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इवोल्यूशन के पैटर्न्स और हम बोल सकते हैं इसके टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन एंड मेगा इवोल्यूशन विद एग्जांपल डिस्कस किया था। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएंगे, वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। एंड अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की, इसके अंदर बेसिकली हमें चार थ्योरीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। चार में से सबसे फर्स्ट है लेमार्किज्म, ठीक है, जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सेकेंड वन होगी फर्स्ट। सेकेंड होगी डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड होगी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी वेराइस। एंड फोर्थ वन इज द न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, जो डार्विनिज्म की थ्योरी है उसका ही यहाँ पे न्यू डार्विनिज्म यानी कि मॉडिफाई करके थ्योरी दी गई थी। इसको मॉडर्न कंसेप्ट भी बोला जाता है और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है। तो वन बाय वन हम इन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फर्स्ट, दैट इज लेमार्किज्म के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें लेमार्किज्म की, लेमार्किज्म में अगर हम इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोला जाता है। अब पहले तो अगर हम देखें, हमें पता है इनहेरिटेंस क्या होती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कुछ ट्रेड्स का, कुछ करेक्टर का पास होना इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब एक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं? एक्वायर्ड करेक्टर, एक्वायर्ड का मीनिंग है एक लाइफ स्पैन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो करेक्टर्स अडेप्ट करता है, एक्वायर करता है खुद की लाइफ स्पैन के अंदर, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर, उनको एक्वायर्ड करेक्टर्स बोला जाता है। लाइक अगर हम एक जनरल बात करें कि कोई बॉडी बिल्डर है, उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होगी, तो वो उसका क्या है, एक एक्वायर्ड करेक्टर है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को बोला जाता है। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे उनकी इनहेरिटेंस होती थी। ठीक है, कोई एक जनरेशन हो गई, उसने कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किए एंड वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो जाते थे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था। अब ये जो थ्योरी है, ये जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने जो है, इसकी एक फेमस बुक थी फिलोसफिक जूलॉजिक, इसके अंदर दी थी, इसके अंदर इसने इसको राइट किया था। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये किसके ऊपर बेस्ड थी? इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स की, एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं which are defined as the changes यानी कि variations होगी, like develop in the body of an organism from normal character। ठीक है, कोई भी बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की, नॉर्मल करेक्टर से कोई एक जो है एक हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर कोई करेक्टर एक्वायर कर लिया गया है। एंड वो करेक्टर क्या है, वो चेंज हो सकता है, वेरिएशंस हो सकती है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, खुद को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए उसने कुछ करेक्टर्स को इनहेरिट, कुछ करेक्टर्स को एक्वायर्ड कर लिया। एंड इसमें बोला गया है कि वो जो चेंजेस है, वो जो वेरिएशंस है, या फिर वो जो एक्वायर्ड करेक्टर्स है, जो किसकी वजह से आए, चेंजेस इन इन्वायरमेंट की वजह से उनका इनहेरिटेंस होता है। और इन द फंक्शनिंग ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इन देयर ओन लाइफ टाइम, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की खुद की लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है, उसकी खुद की लाइफ स्पैन या फिर खुद की लाइफ साइकिल के अंदर कोई करेक्टर का वो ज्यादा यूज कर रहा है, कोई करेक्टर्स का वो कम यूज कर रहा है, तो इसको बोला जाता है फंक्शनिंग ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जिन ऑर्गन्स की ज्यादा यूज हो रहा, जिन ऑर्गन्स का ज्यादा यूज हो रहा, वो ज्यादा फंक्शनल हो गई है, एंड जिनका यूज नहीं हो रहा वो नॉन फंक्शनल हो गई है। तो जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग कोई भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज होगा, उसके थ्रू क्या होंगे, वेरिएशंस आएंगी।
ठीक है, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर कुछ करेक्टर्स को एक्वायर करेगा सर्वाइवल के लिए, एंड वो एक्वायर्ड करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं। साथ में यहाँ पे बोला गया फंक्शनिंग ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कुछ ऑर्गन्स का ज्यादा यूज किया जाता है तो वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, एंड कुछ ऑर्गन्स का कम यूज किया जाता है तो वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी के अंदर इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, यानी इस थ्योरी के क्या है 4 पोस्टुलेट्स थे यहाँ पे। उन 4 पोस्टुलेट्स में से सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है न्यू नीड्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, यानी वो स्पेसिफिक फूड के ऊपर ईट करता है, एंड कुछ टाइम के बाद वो फूड जो है वहां पे उसकी स्कार्सिटी हो गई है, वो कम हो गया है, खत्म हो गया है किसी भी रीजन से, या फिर कोई टाइप का यहाँ पे फैक्टर आ गया है, कोई टाइप का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेंज आ गया है, जिसकी वजह से उसको नई नीड होगी, ठीक है, उसको क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म को नई नीड होगी। तो इसको अगर हम न्यू नीड्स को डिफाइन करें, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, लाइक लाइट हो गई, टेम्परेचर, मीडियम, फूड, एयर, इन सब के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर अगर चेंज आता है, और माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है, या फिर माइग्रेशन हुई है, पहले वो जिस जगह पे रहता था जो ऑर्गेनिज्म था यहाँ पे, ये इस जगह पे रहते थे, एंड ये क्या हो गई अब एक नई एरिया के अंदर मूव कर गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई है, माइग्रेशन हो गई है इनकी। तो इस माइग्रेशन की वजह से अब ये जब न्यू एरिया के अंदर गए है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग इनको अडेप्ट भी होना पड़ेगा, एंड उस अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग इनको नई नीड भी होगी। तो यहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज आया है, लाइक लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, फूड, एयर, इन सब के अंदर, या फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर वो जो एनिमल्स है वो माइग्रेट कर गए हैं एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर, तो ये क्या लीड करेगा, ऑरिजिन ऑफ न्यू नीड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन एनिमल्स। तो ये जो चेंज है ये लीड करता है कि उनके अंदर न्यू नीड्स की रिक्वायरमेंट होगी सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, लाइक हम जिराफ का इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें, these changes influence the plants directly while they affect the animals and human beings indirectly। अब ये जो चेंजेस हुए, जितने भी हमने चेंजेस की बात की है, ये चेंजेस क्या करते हैं, ये प्लांट्स को तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली उसको अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो इनके ऊपर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग इनके ऊपर हम बोल सकते हैं कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी तो उनके ऊपर ईट कर रहे हैं। To fulfill these new needs, the living organism had to exert special effort। तो ये जो नई नीड है एनवायरनमेंट के अंदर, तो नई नीड्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, स्पेशल एफर्ट को एक्सर्ट करेगा, कुछ स्पेशल एफर्ट लगाएगा, जैसे कि उसकी हैबिट्स है, उसका बिहेवियर है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये नई नीड थी, ये उस एनवायरनमेंट की नई नीड थी कि इसको इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ रही है। सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के इस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जिन हम बोल सकते हैं करेक्टर्स का और ऑर्गन्स का, जिन ऑर्गन्स का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, वो और ज्यादा डिवेल्प हो जाते हैं या फिर हाईली मॉडिफाइड और हाईली फंक्शन हो जाते हैं, एंड जिन ऑर्गन्स का डिसयूज होता है कुछ लंबे टाइम तक, उनके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लाइक हमने बात की थी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के का जो क्लास है, वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिसयूज की तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के अंदर हम बात करें, न्यू हैबिट्स इन होल्ड द ग्रेटर यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। अब ये जो ऑर्गेनिज्म नई हैबिट के अंदर आया है,
उसके अंदर नई हैबिट्स आई है, नई हैबिटेट के अंदर चला गया वो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सर्टेन ऑर्गन्स का ग्रेटर यूज हो जाएगा, ज्यादा यूज होगा टू मीट द न्यू नीड्स, अपनी नई नीड्स को पूरा करने के लिए, एंड डिसयूज और लेजर यूज ऑफ सर्टेन अदर ऑर्गन्स। अब या तो पॉसिबिलिटी है नई नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन का या फिर कुछ ऑर्गन्स का ज्यादा यूज करना पड़ जाए, या फिर उसको बिल्कुल डिसयूज कर, मतलब उससे बिना डिस यूज किए ही काम चल जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं लेसर यूज करना स्टार्ट कर दे वो, या फिर ये बिल्कुल ही डिसयूज करना स्टार्ट कर दे, विच आर ऑफ नो यूज इन न्यू कंडीशंस। ठीक है, नई कंडीशंस के अंदर उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसने उसका लेसर यूज या फिर डिसयूज करना स्टार्ट कर दिया है। This use and disuse of organs greatly affect the form, structure and functioning of the organs. अब ये जो greater use है या फिर ये disuse है, ये greatly affect करता है फॉर्म को, स्ट्रक्चर को एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स को। लाइक अगर हम बात कर ले कि कोई ऑर्गन है वो ज्यादा यूज हो रहा है, तो मे बी वो उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसकी फंक्शनिंग इनहांस हो जाए, तो ऐसे करके यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बेस पे जो भी वहां पे फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग होगी उसके ऊपर ग्रेटली अफेक्ट पड़ेगा। कंटिन्यूस एंड एक्स्ट्रा यूज ऑफ ऑर्गन्स मेक देम मोर एफिशिएंट। ठीक है, अगर उनका कंटिन्यूस एंड एक्स्ट्रा यूज होता है कि नहीं कुछ ऑर्गन्स का, तो वो क्या कर देंगे, उस ऑर्गन को मोर एफिशिएंट बना देंगे, ज्यादा उसको एफिशिएंट बना देंगे, while the continued disuse of some other organs, या फिर कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम ही बोल सकते हैं, कंटिन्यूसली कुछ ऑर्गन्स का डिसयूज और लेसर यूज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, लीड टू देयर डीजनरेशन एंड अल्टीमेट डिसअपियरेंस। ठीक है, या तो उनका डीजनरेशन हो जाएगा, वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, वो वेस्टीज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सो अकॉर्डिंग टू द लेमार्क, increase or decrease in size of the body part is governed by the certain internal forces, especially the development of new needs. तो लेमार्क के अकॉर्डिंग, लेमार्क ने क्या बोला कि इंक्रीज और डिक्रीज जो है साइज बॉडी का, लाइक अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो मे बी उसका साइज इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, ठीक है, वो एक अफेक्ट है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कोई भी ऑर्गन हो गया, इज गवर्न बाय द सर्टेन इंटरनल फोर्सेस। ये किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं इनके थ्रू, एंड इन इंटरनल फोर्सेस में से भी एक स्पेसिफिक स्पेशली होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड्स, कि नई नीड डेवलप हो गई है जिसके अकॉर्डिंग उसको इस सर्टेन ऑर्गन का, सर्टेन बॉडी पार्ट का कम यूज करना पड़ रहा है, या फिर उस सर्टेन बॉडी पार्ट का इसको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। So the organism acquires certain new characters due to direct or indirect environmental effects during its own lifespan and is called acquired character. तो ये जो करेक्टर उसने अपने नए एनवायरनमेंट के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए एक्वायर किए हैं, इनको ही एक्वायर्ड करेक्टर्स बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, इसकी ओन लाइफ के अंदर होती है, खुद की लाइफ के अंदर इसने एक्वायर की है, इनको एक्वायर्ड करेक्टर बोला जाता है। अब नंबर थर्ड पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, जो कि लेमार्किज्म को, इस जो लेमार्किज्म है उसको एक अदर नाम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी बोला जाता है, कि नई नीड आई, उसके अकॉर्डिंग इसने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स का करना स्टार्ट किया, एंड इसने बोला है कि अब वो जो चेंज आया है बॉडी के अंदर वो इनहेरिट होगा, ठीक है, वो जो एक्वायर्ड करेक्टर वो इनहेरिट होगी। तो थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लेमार्क बिलीव्ड दैट फेवरेबल एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है, जो करेक्टर्स पॉजिटिव है, जो फेवरेबल है, ऑर्गेनिज्म के फेवर में है, आर इनहेरिटेबल, ठीक है, वो क्या है, इनहेरिटेबल है, एंड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, और वो क्या होंगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी, उसके ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या होंगे, वो इनहेरिट होंगे या फिर ट्रांसफर होंगे। सो दैट दीज आर बोर्न फिट टू फेस द चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसने बोल दिया अब ये जो ऑफस्प्रिंग
बोर्न होगा, पैदा होगा, इसके अंदर पहले से ही वो कैरेक्टर्स होंगे कि ये इस एनवायरमेंट को फेस कर सके एंड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर इंक्रीज्ड, एंड इसके जो चांसेस होंगे उस एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग लेमार्क ने बोला। इसके बाद इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ लेमार्किज्म एंड इज आल्सो कॉल्ड लेमार्किज्म डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है इसको लेमार्कियन डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है लेमार्किज्म या फिर लेमार्क थ्योरी का। पोस्टुलेट फोर्थ पोस्टुलेट है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्पेशिएशन क्या होता है? स्पीसीज की फॉर्मेशन, स्पीसीज फॉर्मेशन को ही स्पेशिएशन बोलते हैं। अब हमने देखा था कि स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशिएशन होते हैं, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, पेरीपेट्रिक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने स्पेशिएशन डिस्कस किए थे। तो स्पीसीज फॉर्मेशन भी क्या है, लेमार्किज्म का पोस्टुलेट है। इसमें क्या बताया इसने? लेमार्क बिलीव दैट इन एवरी जनरेशन, ठीक है, लेमार्क बिलीव करता था कि हर एक जनरेशन के अंदर न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड, नए कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं, अडेप्ट किए जाते हैं एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड वो क्या कर दिए जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये एक जनरेशन थी, फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इस जो 1 जनरेशन थी इसके अंदर जो करेक्टर एक्वायर किए गए थे, ठीक है, इसके अंदर जो करेक्टर एक्वायर किए गए थे यहाँ पे, लाइक ये एक्वायर किए गए थे, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो गए। अब ये जो सेकंड जनरेशन है ये भी क्या करती है, इसने बोला है कि एवरी जनरेशन ये भी कुछ करेक्टर्स एक्वायर कर लेती है। तो अगर हम बात करें लाइक इसने भी कुछ करेक्टर्स जो है वो एक्वायर कर लिए। अब इसके पास जो है ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब गए यहाँ पे एंड फिर ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम कलर चेंज करके दिखाएं, हाँ, तो ये सेकंड, तो ये साथ में ये करेक्टर भी गया यहाँ पे भी ये करेक्टर भी जाएगा, एंड ये जो थर्ड जनरेशन है अब ये क्या कर लेगी, ये कुछ और नए करेक्टर्स को एक्वायर कर लेगी, ठीक है, एंड ये नए करेक्टर क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो जाएंगे। तो अगर हम अब इसमें देखें, ये जो फर्स्ट जनरेशन थी इसने कुछ करेक्टर को एक्वायर किया एंड ये करेक्टर जो है ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो गई। अब सेकंड जनरेशन भी तो कुछ ना कुछ करेक्टर को एक्वायर करेगी, सेकंड जनरेशन ने भी कुछ करेक्टर को एक्वायर किया एंड ये सेकंड जनरेशन वाले करेक्टर भी क्या हो गए, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन के अंदर पास हो गए। अब थर्ड जनरेशन ने भी कुछ नए करेक्टर एक्वायर किए एंड ये नए करेक्टर क्या है, अब फोर्थ जनरेशन के अंदर पास हो गए, ट्रांसमिट हो गए। तो ऐसे करके क्या हुआ, नए कैरेक्टर्स जो थे, न्यू कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर एक जनरेशन के बाद नए कैरेक्टर अक्यूमुलेट होते गए, ठीक है। लेमार्क ने क्या बोला कि हर एक जनरेशन के अंदर एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है एक्वायर किए जाते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, एंड आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टर्स जो है अक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन, अब बहुत सारी जनरेशंस के बाद क्या होगा, अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म, एक नई स्पीसीज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो एक्वायर्ड हो गए थे वो ट्रांसमिट भी हो रहे थे साथ में। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन थी एंड सपोज यहाँ पे 10th जनरेशन आई, इसके करेक्टर इससे अलग होंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर अक्यूमुलेट हो गई है। तो फर्स्ट से और जो 10th है वो दोनों क्या होंगे, एक तरह से अलग स्पीसीज बन जाएंगी। तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन इस वे में होगा यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन के बाद। सो अकॉर्डिंग टू लेमार्क एन एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है, is the sum of total of characters acquired by a number of previous generation। लाइक हम 10th जनरेशन की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस 10th जनरेशन की अगर हम बात करें तो इस 10th जनरेशन के अंदर ये जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है, ठीक है, ये जो 10th जनरेशन वाला एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है,
इसके अंदर क्या है, सम टोटल ऑफ करेक्टर्स, इसके अंदर सम टोटल ऑफ करेक्टर्स है एक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ प्रीवियस जनरेशन। ये जितनी भी यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन आई उसका सम टोटल इसके अंदर है। एंड स्पेसिएशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड इसने ये भी बोला, ये नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन में एक्वायर्ड करेक्टर एक्वायर किए एंड देन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर दिए गए एंड उसने कुछ अदर करेक्टर एक्वायर कर लिए तो वो नई स्पीसीज बन गई। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुई है, नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई है या फिर स्पेसिएशन हुआ है। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक जनरेशन के अंदर क्या होता है, नए करेक्टर जो है एक्वायर किए जाते हैं एंड ट्रांसमिट किए जाते हैं। एंड आफ्टर जनरेशन, कुछ जनरेशन्स के बाद, बहुत सारी जनरेशन्स के बाद नए करेक्टर इतने ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो नई स्पीसीज बन जाती है। एंड वो जो नई स्पीसीज होगी अब, या फिर हम बोल सकते हैं उस स्पीसीज का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सम टोटल ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे उसके जितने भी प्रीवियस जनरेशन्स गई है उनके। एंड स्पेसिएशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। So Lamarck got convinced that the species were actually derived by the process of evolution from pre-existing species। तो ये इस बात से तो कन्विंस था कि जो स्पीसीज है वो प्री एग्जिस्टिंग से अराइज हुई है, ये नहीं कि कहीं से भी वो स्पीसीज जो है वो बन गई है, लाइक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बोला गया था, तो ऐसा नहीं है। ये इस थ्योरी, ये इस जो ये यहाँ पे बात है, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही नई स्पीसीज बनती है, ये इस बात से कन्विंस्ड है। तो और ये स्पीसीज कहाँ से डिराइव हुई है, ये जो स्पीसीज है ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से बनी है, इवोल्व होके बनी है। प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी, पहले से एक स्पीसीज थी, उसके अंदर करेक्टर्स अक्यूमुलेट हुए, देन वो नई स्पीसीज बन गई है। His idea were opposite to those of special creation theory prevailing during that period। ठीक है, उस टाइम पे जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी उसमें बोला गया था कि एकदम से सडनली सब कुछ चीजें बना दी गई थी। तो ये जो आइडिया था वो उस सब चीज से तो ये अपोजिट था बिल्कुल। Since Lamarckism mainly emphasizes lesser or more use of body part, it is also called as the theory of use and disuse of organs। एक तो लेमार्किज्म, सेकंड इसको थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोला जाता है या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एंड थर्डली इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये तीन इसके नाम हो गए एंड इनके बेस पे हम बता सकते हैं कि लाइक एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की है तो हम उसमें बता सकते हैं कि इसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की लेमार्किज्म के अंदर बात की गई थी। सेकेंडली इसने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी बोला जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे पोस्टुलेट्स, चार पोस्टुलेट्स हो गए लेमार्किज्म के या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के। तो ये हमने डिस्कस कर लिए है न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड स्पेसिएशन। ये क्या है, पोस्टुलेट्स है, इसके चार पोस्टुलेट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पोस्टुलेट्स तो इसने दे दिए, इसके बाद इसके अगेंस्ट भी बोला गया, इसके फेवर में भी बोला गया। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ उस टाइम के साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट भी बोला, इस थ्योरी के अगेंस्ट, एंड कुछ ने इसके फेवर में भी बोला। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्क के अगेंस्ट एंड इन फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस हैं एंड किस किस ने वो एविडेंसेस दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।